most expected question series for UPSC EPFO on industrial relation and labor law. Today is a day 3 and we are here practicing 200 questions related to industrial relations and labor law specifically. So let us begin with our question number 51st. Which one of the following statements regarding to the Council of Indian Employers is not true? It was formed in the year 1956. It unified all India Organization of Employers and Employer Federation of India. The Standing Conference on Public Enterprises has not joined the CIE. Okay. The AIOE and EFI still retain their identity while sending equal number of representatives to CIE. इसमें से बताना है चारों में से कौन सा गलत है. तो 1956 में फॉर्म हुआ था, इसने यूनिफाई किया था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया को, दोनों को यूनिफॉर्म करके बन गया था, यूनिफाई करके बन गया था काउंसिल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर्स. ठीक है. स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस इसको ज्वाइन किया था. सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो गलत है. ठीक है. नेक्स्ट, which one of the following is not a trend? Again, not a trend of industrial relations in the post-economic reform scenario. Post-economic reform scenario, which means 1991 के पहले क्या नहीं था? Consumer and commodity have emerged as important actors influencing industrial relations strategies of both employers and trade unions. The labor administration and the adjudication machinery are more willing than before to entertain the concerns of industry, declining trade union density, aggressive management practices replaced by more worker activism. तो कौन सा ट्रेंड नहीं था? इट वॉज एग्रेसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिप्लेस्ड बाय मोर वर्कर एक्टिविज्म. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, which of the following statements about workers participation in management in India is wrong? कौन सा इसमें से सही नहीं है? The need for worker participation in management was emphasized in first and second 5-year plan. जी हाँ, फर्स्ट और सेकेंड 5-year प्लान में इसको रखा गया था. इट इज इंक्लूडेड इन DPSP. जी बिल्कुल. देयर वाज प्रपोजल टू हैव 3-tier participation, board plant, shop floor levels in 1977, which fizzled out due to the dissolution of government at the center. ऐसा हुआ था. नेक्स्ट, never in the history of Indian industry worker directors operated at decision making level. देखो, never in the history of Indian industry worker director operated at decision making level. तो ऐसा तो है नहीं, तुम एक्सट्रीम सेंटेंस दिया है. तो आपके सामने आपका आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? इट इज डी. ठीक है. नेक्स्ट, क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है? एज ए ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट टेक्निक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? क्वालिटी सर्कल्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ठीक है. अब ये क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होता है, रेगुलरली मीट करते हैं टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कह सकते हो, प्रॉफिट कह सकते हो. ठीक है. इसमें कौन मीट करते हैं? एम्प्लॉयर्स नहीं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मीट करते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल्स. ये भेल पहली बार लेकर आया था. ठीक है. हॉट स्टोव रूल, हमने बताया था आपको हॉट स्टोव रूल क्या होता है. गवर्निंग द डिसिप्लिनरी एक्शन इज गिवन बाय. हॉट स्टोव रूल क्या होता है? कि लकड़ी भी टूट जाए, नहीं लकड़ी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए. मतलब कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन लगा भी दो और वर्कर को बुरा भी ना लगे, उसको पता भी ना चले. ठीक है. इट वॉज गिवन बाय डगलस M. McGregor. Next, 56th, social security provided by a means test is called. Social security provided by a means test is called. चलो इसका मतलब बता देते हैं. means test क्या होता है? It is a way of checking कि क्या जो एम्प्लॉय है उसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या उस एम्प्लॉय के पास खुद को सस्टेन करने के लिए इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और अगर नहीं है तो किस अमाउंट तक उसको दिया जाए, वो किस अमाउंट की क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका है? सोशल असिस्टेंस की एक तरीका है मींस टेस्ट. क्या पता करते हैं? इसमें एम्प्लॉय का फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चेक करते हैं
कि उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो खुद को सपोर्ट करने के लिए इनफ है, और किस अमाउंट का सोशल असिस्टेंस उसको दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय मींस टेस्ट क्या है? सोशल असिस्टेंस। Which of the following statements are true relating to the payment for equal pay for equal work of both men and women? ILO adopted Equal Remuneration Convention number 100 in 1951. सबको पता है नंबर 100 में क्या था? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था। ठीक है, 1951 में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इंडिया रेटिफाइड ILO दिस कन्वेंशन इन द ईयर 1956। अच्छा, प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस इज अंडर आर्टिकल 42। अब ये तो नहीं गलत होना चाहिए। Equal Remuneration Ordinance was promulgated on 26 of September 1975। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हो। देखो नंबर 100 तो पता होता है कि हाँ मेन और वुमेन का इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, तो 1 तो एकदम सही होने वाला, तो आपको ऑप्शन बी तो एकदम एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब ये आर्टिकल 42 में दिया हुआ है, ये बताइए पहले। ये आर्टिकल 39D में दिया हुआ है ना डीपीएसपी के। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होने वाला। तो 3 कहाँ पे नहीं है? यहाँ पे भी नहीं है 3। ठीक है, ये भी नहीं है। अब जो इंडिया है वो अडॉप्ट कब किया था? 1958 में अडॉप्ट किया था, ना कि 56 में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत है, तो आपका पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, which of the following statements is not correct? Labor market equilibrium assumes that market adjusts instantaneously. Equilibrium always prevails in the labor market। देखो always extreme sentence again here, और हमेशा तो equilibrium maintain नहीं किया जा सकता ना, तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग वन। यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट ही पता करना था। ठीक है, which among the following conditions will not lead to decrease in labor supply? डिक्रीज किस कंडीशन में नहीं होगी लेबर सप्लाई? An increase in wages paid in the other occupation for which the worker in a particular market are qualified। increase in wages से decrease हो जाएगी सप्लाई? नहीं। increase in income other than employment, ऐसा कुछ नहीं है। increase in people's preferences to work in relation to leisure, worsening of non-wage aspect of job, increase in people's preference for work in relation to leisure, इससे क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगी सप्लाई। ठीक है, अगर पीपल को मजा आ रहा है काम करने में, क्यों कम हो जाएगी भाई? नेक्स्ट। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क of labor welfare is contained in various theories of labor welfare. In the name of the theories given below, pick the wrong one। जिसमें वेलफेयर के बारे में ऐसे कोई बात नहीं। ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लेसेटिंग थ्योरी, नीड थ्योरी, फ्रेंडशिप थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी। हमने इसमें से कई सारी थ्योरीज की है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया है तो आप शॉर्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो कौन सी थ्योरी है? द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लेबर वेलफेयर इज कंटेन्ड इन वेरियस थ्योरीज। द नेम ऑफ द गिवन थ्योरीज इज गिवन हियर। ठीक है, किसमें है आपका ये लेबर वेलफेयर? इट इज इन नीड थ्योरी एंड फ्रेंडशिप थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। डिक्लाइन इन रोल of state in economic activity need not necessarily lead to decline in its regulatory role in labor and industrial relations. When private sector becomes engine of growth, the state may need to play a much stronger role in ensuring a balance between rights of both labor and management। ठीक है, अब ए आपका assertion है और बी आपका रीजन है, तो बताइए जो रीजन है वो assertion को सूट कर रहा है कि नहीं, और दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? Decline in the role of state in economic activity need not necessarily lead to decline in its supervisory role। हाँ सही है पहला। When a private sector become engine of growth, the state may need to play much stronger role in ensuring a balance between rights of both labor and management। अगर प्राइवेट सेक्टर इंजन बन गया है तो भाई स्टेट को तो एक बार इंटरवीन करना पड़ेगा ना, कि ऐसा ना हो प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करे और राइट्स ऑफ लेबर डिक्लाइन होते चले जाए। तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही करता है। ठीक है, Who among the following is the first Indian to become president of International Labour Conference? International Labour Conference में पहला इंडियन कौन था जो प्रेसिडेंट था? He was श्री अतुल चैटर्जी। ठीक है, पहले हमारे श्री अतुल चैटर्जी थे। किस ईयर में बने थे ये? 1927 में। सेकंड कौन था? देखो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड थे हमारे जगजीवन राम।
ये 1950 में बने थे। थर्ड कौन थे? थर्ड थे हमारे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1970, और फोर्थ थे श्री रविंद्र वर्मा 1979। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, श्री अतुल चैटर्जी was the first Indian president. Increase in number of wage earners lead to emergence of two set of people in society, the wage earners and the wage providers. ठीक है। Karl Marx termed these two classes opposed to each other, ठीक है, as proletariat and bourgeoisie, and causative factor for emergence of trade union, एक कैपिटलिस्ट और एक जो है आपका वर्कर क्लास। After the Industrial Revolution, concentration of free labor under one roof took place on a large scale. In order to resist exploitation of employers, the laborers had no alternative but to make a common stand. जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही सही एक्सप्लेन कर रहा है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, कि ट्रेड यूनियन इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ? एक कॉमन स्टैंड के लिए। ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 1962, सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन 1962। ILO set forth few fundamental principles at the time of its inception. These principles are embodied in the form of Charter Freedom of Labor. These principles were again reaffirmed at its General Conference along with other charter and are popularly known as Philadelphia Charter. This was done in which year? Philadelphia Charter किस ईयर में आया था? अगेन ए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो पता है, बहुत ही फेमस है, 1944 फिलाडेल्फिया चार्टर। ठीक है। What is common to Sir William Garrow's judgment 1816 in Great Britain and Philadelphia Cordwainers case 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921? इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में वर्कर के कॉम्बिनेशन को इलीगल बताया गया था। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ तो लीगल है, क्वासी लीगल, इलीगल, एथिकल बट नॉट लीगल। तो ये क्लियरली लिखा है इलीगल। इन तीनों में वर्कर कॉम्बिनेशन को इलीगल बताया गया था। मद्रास लेबर यूनियन 1921, Sir William Garrow judgment 1816, and Philadelphia Cordwainers case 1806. Read the following statement. In a socialist democracy, labor is partner in the common task of development and should participate in it with enthusiasm. There should be a joint consultation. Workers and technicians should, wherever possible, be associated progressively in management. Enterprises in the public sector have set an example in this respect. ये किस resolution में कहा गया है? It was said in Industrial Policy Resolution of 1956. ठीक है, ऑप्शन B is the right answer here. ठीक है, कि आपके वर्कर्स को बढ़ चढ़ के मैनेजमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है। The foundation stone for Union Management Corporation is said to be have laid in India in, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी? यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1938 में यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की फाउंडेशन रखी गई थी बाय टिस्को। Which of the following is not a fundamental right under the provision of Constitution of India? ये तो बहुत easy question है, I will let you answer this. Equality of opportunity in matters of public employment कौन सा fundamental right? नहीं है। Prohibition of traffic in human beings and forced labor, Prohibition of employment of children in factories, ये तो साफ साफ दिया है, कौन सा आर्टिकल है? ठीक है। Just and human condition for work and maternity leave, अब दो ऑप्शन बचा आपके पास, इन दोनों में से कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन सा नहीं है? सो हमें पता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ये आपकी डीपीएसपी है, राइट? ये आपकी डीपीएसपी है। कमेंट डाउन करो कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दिया है ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड थ्योरम, ये 2019 के बजट में भी था, इनविजिबल हैंड। ठीक है, 2019 आई गेस 19 या 20 के बजट में था ये। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये थ्योरम कौन लेकर आया था? इनविजिबल हैंड का। इट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। ठीक है। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन and share this series with all those who are preparing for UPSC EPFO, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं।
ठीक है। If an aggrieved employee is not satisfied with proceedings of inquiry, he may ask for, अगर employee satisfied नहीं है proceeding से तो वो de novo inquiry के लिए डिमांड कर सकता है। ठीक है। 72. In case of disciplinary action, the principle of natural justice has given rise to which of the following procedures? Natural justice. Charge sheet punishment without inquiry, disproportionate punishment, first information report. तो आपको साफ दिख रहा होगा कि पनिशमेंट विथआउट इंक्वायरी जैसा कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रिवेलिंग हियर, डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट में नहीं होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कब आई थी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली एफआईआर कब हुई थी? इट वाज इन 1861, राइट? ये तो पता होगा। 1861 में एफआईआर हुआ था, कहां पे हुआ था? इट वाज बाय दिल्ली पुलिस। ठीक है। और लैंग्वेज क्या था पहले एफआईआर का? इट वाज उर्दू। टू बी मोर प्रिसाइज, इट वाज ऑन 18th of October 1861। ठीक है, पहले एफआईआर। तो चार्ज शीट जो है वो ऐसा प्रिंसिपल है जो नेचुरल जस्टिस के द्वारा अराइज हुआ है। ठीक है। Which of the following can be considered a precursor of trade union movement in India? Precursor मतलब ट्रेड इंडियन मूवमेंट को लॉन्च करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर, मद्रास लेबर यूनियन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, कामगार हितवर्धक सभा। क्वेश्चन नंबर 73, तो इट इज बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है। हमारे फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स कौन बोले जाते हैं? इट इज NM लोखंडे। ही वॉज रिलेटेड टू बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, NM लोखंडे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या डिमांड की गई थी? इसमें बेसिकली डिमांड ये की गई थी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन में इनके द्वारा कि वीकली ऑफ मिलना चाहिए। मेजर डिमांड यही थी कि वीकली संडे को मोस्ट प्रोबेबली ऑफ मिलना चाहिए। ठीक है, टू द वर्कर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस हियर? तो आपको पहले सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और साथ में पता होना चाहिए कि किस ईयर में आया था ये। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पहला क्या था? AITUC। इसको हमने ब्रीफली देखा है अपने लेक्चर में। भाई लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे उसके पहले, राइट? यह क्या था? 1920। क्यों बना था? हमारे जो ILO की स्थापना 1919 में हो गई थी, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बना था, राइट? ठीक है। उसके बाद आपका HMS दिया हुआ है, HMS। ये क्या है? इट इज हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा ये थी आपकी 1948 में। INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कब बनी थी? 1947 में। CITU, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, इट वाज इन 1970। बचा क्या? BMS, देखो, HMS हिंद मजदूर सभा, BMS भारतीय मजदूर सभा। ये कब ऑर्गेनाइज हुई थी, कब बनी थी आपकी? 1955 में। अब ये तो आपके सामने अरेंज तो आप कर ही लोगे, आफ्टर ऑल यू आर गिविंग द UPSC एग्जाम्स हियर। सो 1920 पहले आ जाएगा आपका। सो ऑप्शन A और D तो साफ हट गया। उसके बाद आता है आपका INTUC। ठीक है, तो आप दोनों में दिया हुआ है। देन कम्स हियर HMS, तो आपको ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following is the first president of All India Trade Union Congress? कब बनी थी? 1920 में। कौन था पहला प्रेसिडेंट? अभी हमने पिछले ही स्लाइड में बताया, इट वाज लाला लाजपत राय। यस, द राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि इसकी नेक्स्ट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आप कवर कर लो, मिस ना हो जाए। दिस इज अ सीरीज ऑफ 200 क्वेश्चंस हियर। 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द 76 क्वेश्चन। टिल देन, जय हिंद।